नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत की अंतरिम सरकार में किसको कौन से पद मिले थे और भारत का संविधान बनने के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन से कारण फैक्टर रहे थे। तो और आज हम लोग क्या देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद जो दोबारा से संसद का गठन हुआ था, संविधान सभा का दोबारा से गठन हुआ था, उसमें किसको कौन सा पद मिला था। उसके बाद हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, हमारे संविधान में नागरिकों को क्या अधिकार हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से अनुच्छेद अधिकार लिए गए हैं, उनको हम सब लोग कैसे पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1947 में जब दोबारा से संविधान सभा गठित की गई थी तो उसमें किसको क्या पद मिला था, यहाँ पे ये वर्णन है। ऐसा भी कह सकते हैं स्वतंत्रता के बाद पहले मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो पूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से जो हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये है 1947 का हमारा जो सरकार का गठन हुआ था विभाजन के बाद। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। जो उनको पहले मिला था लगभग में वही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक शोध एवं विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि देश के एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल है और कोई भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हैं, अस्थाई पूछा जाएगा और स्थायी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मेरी अब उम्र हो चुकी है और मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ और किसी आप योग्य व्यक्ति को चुन करके अध्यक्ष बनाइए। तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में स्वतंत्र भारत के वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको क्या दिया गया था? शिक्षा। डॉक्टर जान मथाई, इनको क्या दिया गया था? रेलवे एवं परिवहन। आर.के. शेट्टी, इनको क्या मिला था? वित्त। आप देखेंगे जो वित्त विभाग है, जो पहले सरकार बनी थी उसमें जिन्ना को मिला था, लेकिन विभाजन के बाद वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या मिला था? विधि। विधि का मतलब नियम कानून जो संविधान के लिए है उसको कह सकते हैं। जगजीवन राम, इनको श्रम मंत्रालय मिला था। सरदार बलदेव सिंह, नाम से ही कन्फर्म है, बल रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य मिला था। C.H. भाभा, इनको वाणिज्य मिला था। रफ़ी अहमद किदवई, इनको संचार मंत्रालय मिला था। आगे देखेंगे हम लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको क्या मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति। B.N. गडगिल, इनको क्या मिला था? कार्य, खान एवं ऊर्जा। चलिए आगे अब हम देखेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसा संविधान है हमारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और मैं एकदम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। आप नोट्स बनाते चलेंगे। पूरा संविधान विस्तार से, जहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये लिखित एवं व्यापक संविधान। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बार पढ़ा होगा। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 2 भाग और 8 अनुसूचियां थीं जब यह संविधान बना था। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं, बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनको हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रस्तावना से हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। आप लोग प्रस्तावना को सबसे पहले पेज पर लिख लेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। वहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं टॉपिक प्रस्तावना से ही, और उसको हम देखेंगे भी कि संविधान सभा ने जो प्रस्तावना है हमारी उद्देशिका है जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कब इसको संविधान का हिस्सा माना है और कब संविधान का हिस्सा नहीं माना है। बहुत बार ऐसे केसेस गए हैं कोर्ट में
कि संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में उसने क्या कह दिया, जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक भाग है। बहुत ही रोचक फैक्ट हैं, तथ्य हैं, बीरूबारी केस है जैसे, ऐसे बहुत सारे केस हैं। चलिए हम उनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अपने फैक्ट को देखेंगे। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। अब देखें, लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका हमारे संविधान में पाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है कि सबसे ऊपर हमारे देश में क्या रहेगा, संविधान रहेगा, चाहे संसद हो चाहे न्यायपालिका हो, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, हमारी संविधान को रखा गया है, संविधान को ही सर्वोपरि माना गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन इसमें क्या है, एकात्मकता के लक्षण मौजूद हैं। आगे देखेंगे, लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि हमारा संविधान कैसा है। बहुत बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भारत का संविधान है वो लचीला संविधान है, लेकिन ये ऑप्शन में अगर आएगा और आप इसको टिक करेंगे तो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के लिए क्या कहा जाता है, अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला, मतलब थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है, दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। इसलिए सिर्फ लचीला आप ऑप्शन में नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये भ्रम जो आपके दिमाग में बचपन से चल रहा था, ये भ्रम भी टूट जाएगा। नम्य, नम्य का मतलब हो जाता है लचीला संविधान, और अनम्य का मतलब हो जाता है कठोर संविधान। भारत का जो संविधान कैसा है, नम्य एवं अनम्य। कैसे, ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान है, ब्रिटिश का जो संविधान है वो सबसे लचीला संविधान माना जाता है। उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य या कठोर है। अगर लचीला संविधान पूछा जाएगा, ब्रिटिश का है, अमेरिका का पूछा जाएगा, कठोर का है, भारत का पूछा जाएगा, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहाँ, अमेरिका में। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। संसदात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, आपको सभी पता है, ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आगे देखेंगे हम लोग, संसदात्मक व्यवस्था जो हमारी है, जो संसद है, आप देखते होंगे ये व्यवस्था कहाँ से है, ये ब्रिटेन के संविधान से है। भारत का जो संविधान है 70% संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है। 70% भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत का संविधान मिलता जुलता मिलेगा आपको। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है, लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ऐसे बहुत से लोग आप देखते होंगे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या राष्ट्रपति की तरह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ये संविधान जब बना था उस समय नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार की मनमानी पर भी क्या करता है, रोक लगाता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
आगे देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपको पता है कहाँ है, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे इनको क्या है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आप सभी लोगों को पता है, हम इनको विस्तार से आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे देखिए नोट में भी है, नीति निर्देशक तत्वों का संकल्पना जो है कहाँ से है? आयरलैंड के संविधान से गृहीत है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में ही दूसरों के संविधान से चीज़ें ली गई हैं। आप देखेंगे किसी भी देश ने अगर अपना पहला संविधान बनाया है तो उसने बहुत से देशों को देख करके ही अपना संविधान बनाया है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए आधारभूत या मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से गृहीत है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, यह पहले से नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों की भांति ये भी न्यायालय द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया है। तो देखेंगे इसको कब जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वर्ण या धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत कैसा देश होगा? सभी धर्मों को स्वीकार करेगा, कोई एक विशेष धर्म को फॉलो नहीं करेगा, एक धर्म को फॉलो करके अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आगे देखेंगे हम लोग। एकीकृत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय क्या है? हमारा शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी क्या होता है? लागू होता है। जैसे भारत में क्या है? न्याय के लिए 3 चरण हैं। सबसे निचले स्तर पर जैसे आप देखेंगे जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, जिला अदालत। उसके बाद आप जाएंगे अगले स्तर पे क्या मिलेगा आपको? हाई कोर्ट मिलेगा। सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। न्यायपालिका के ये तीनों स्तर कैसे हैं? अलग अलग नहीं है कि उसने जो कहा वो उसको नहीं पलट सकता है, तीनों एक साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। भारत की न्यायपालिका इसीलिए निष्पक्ष है क्योंकि वह राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र है। देखिए आप इसमें भी ऐसा ही लिखा होगा कुछ, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को क्या है? राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय लागू करती है। क्योंकि वहाँ पे 2 शब्दों का गैप है। वहाँ पे राज्यों ने मिलकर के क्या किया है? संघ का निर्माण किया। और भारत में क्या है कि केंद्र ही राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्यों का विघटन कर सकता है, किसी भी राज्य को अलग कर सकता है, पृथक कर सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे राज्यों ने केंद्र का निर्माण किया है, यहाँ पे केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। बस इतना कंफ्यूजन है, अगर आप समझ जाएंगे। जैसे भारत में क्या है? एकरी नागरिकता है और अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका में अलग राज्यों के लिए जिस भी राज्य में आप होंगे उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी और उसके बाद अमेरिका की। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा,
न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्चे संचित निधि पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? संचित निधि पर। संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें एक पर्याप्त धनराशि हमेशा मौजूद रहती है। उसके विषय में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। न्यायाधीशों के कामकाज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक, न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज। आगे हम लोग और देखते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में जो समन्वय है, ये कहाँ से है? व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद कैसी है? संप्रभु नहीं है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है कि सर्वे सर्वा भारतीय संसद नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। ये जो मैंने पहले आपको भी बताया था। 21 का संदर्भ में भारतीय संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होगी, इसकी व्याख्या का अधिकार किसको होगा? न्यायपालिका को होगा। ये कहाँ का है? अमेरिका में है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता, जो मैंने अभी आपको बताया था, भारत में कैसी है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये कहाँ से प्रेरित है? ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है कि किसी देश ने आपके ऊपर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है, तो कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें आपको ऐसी लगी होगी कि जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये स्वाभाविक होता है, तो आप उनको फॉलो करेंगे ही करेंगे और उनकी बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती भी मिलेंगी आपको। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान नागरिकों को कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता प्रदान करता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी भी क्या करता है? के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आगे देखेंगे। आपातकालीन प्रावधान, आप इसको देखेंगे कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के बीमर से लिए गए हैं। आगे इसको देखेंगे, लिखा हुआ है सब कुछ, आप देखते चलें। लाइव आकर के लिखाने में आप मान के चलिए जो भी हमारी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप चाहे गुरुजी वर्ल्ड, चाहे सचिन एकेडमी, चंद्रा इंस्टीट्यूट, किसी पे भी जाकर के देखेंगे, जितना मैं 10 से 15 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, उतना ही वो बोर्ड पे लिखने के चक्कर में एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद करेंगे और वो आपको 1.5 घंटे से कम की क्लास नहीं होगी। आपको अपना समय भी बचाना और आपको ठोस कंटेंट की तरफ जाना है, ना कि बिल्कुल बाहियात टॉपिक पकड़ने हैं। तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से प्रभावित है? ये आपातकाल के साथ देश के राजनीतिक तंत्र, संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। जो भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? आप देखिए, जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। इसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी थी
तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो अपोजिशन ने क्या किया था, जो सरकार आई थी कुछ बदलाव किए थे, तो उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में, समझेंगे कि कहाँ से कौन कौन से प्रावधान हुए हैं। लेकिन अभी हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। ये कब होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यों में राष्ट्रपति। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब कि चुनाव में कैसा होता है, 3 दल हैं, 4 दल हैं, 5 दल हैं, 5 पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो पाना। इस स्थिति में क्या होता है, कोई भी दल सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और इस दौरान क्या हो रहता है, राष्ट्रपति शासन हो जाता है जब तक चुनाव नहीं होता है। आगे चुनाव 6 महीने में दोबारा से फिर करवाया जाता है और फिर जब जिसकी सरकार बनती है तो उसको शासन सौंप दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक इसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत में आपातकालीन शक्तियां किसमें है, राष्ट्रपति में निहित हैं। आपातकालीन की जो तीनों शक्तियां हैं किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। एक बार ऐसी संभावना थी कि लग सकता है, लेकिन भारत की अच्छी सूझबूझ की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे भारत सरकार पर। उस समय भारत की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, एकदम से चारों तरफ से बंद हो गई थी। लेकिन सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से देश में किसी तरीके का कोई गतिरोध या कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो इसलिए वित्तीय आपातकाल देश में कभी भी नहीं लगा है आज तक। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, जैसे केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार। बाद में इसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में कैसी हो गई, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था हो गई है, जो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य, संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आधार स्थापित किया है, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने के समान अवसर भी मिलते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। आगे अगली क्लास में देखेंगे भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली है, ये आपने देख ही लिया है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में जो है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए, किंतु उसके पश्चात 3 राज्य स्तरीय कौन कौन से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भारत में संवैधानिक रूप से क्या किया गया, लागू किया गया। अगली क्लास में हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे विस्तार से कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे, जैसे समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़े थे। कब, 1976 में संविधान संशोधन करके। आप केस देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। तो ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जिनमें क्या किया इन्होंने, केस बेरुवारी यूनियन का जो केस था उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें क्या किया, प्रस्तावना का हिस्सा, संविधान का हिस्सा प्रस्तावना को माना। तो हम इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, अगर पूछा जाएगा तो बेरुवारी
बेरूबारी यूनियन 1960 के केस में। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है? केशवानंद भारती केस 1970 में। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो सिर्फ एक बार ही हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, जो इंदिरा गांधी ने किया था, और 3 शब्द जोड़े थे, पंथ निरपेक्ष, अभी मैंने बताया था आपको, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।